welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. And also, there's always a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined in our studios by our esteemed guest, Mr. Ganesh Kankar Saab from the Bharatiya Janata Party. Kankar Saab, welcome to the show. Namaskar. Namaste. And Nation Now takes this opportunity to wish your uncle a very, very happy 75th birthday, Kankar Saab. नेशन नाउ की तरफ से आपके अंकल को बर्थडे की मुबारक। क्यों मुझे आप बूढ़ा बना रहे? मैं 50 में अभी हूँ, मुझे कुछ दिन एंजॉय करने दीजिए साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? Wonderful. We'll be shortly joined by Nizamuddin Ryan from the Indian National Congress and Dr. Rakesh Prajapati from Samajwadi Party. Kankar Saab, we begin with you. Kankar Saab, Modi Saab becomes the second longest serving Prime Minister of the country. Second longest serving Prime Minister, Indira Gandhi जी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, second largest हो गए। पर राहुल गांधी जी का अब भी कहना, आज उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी में वो दम नहीं जो दिखता है ना। हाउ डू यू इवैल्यूएट, क्या जरूरी है ऐसे स्टेटमेंट करना, खानकर साहब? देखिए नंबियार जी, मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो याद कीजिए, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि शायद मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कोई दुबई जाने वाला था, कोई देश का छोड़कर जाने वाला था, या कुछ लोगों ने देश के बाहर जाने की तैयारी कर ली थी। देश में दंगे होंगे, देश में ऐसा होगा वैसा होगा, आपको याद होगा नंबियार जी। लेकिन हम देख रहे कि 10 साल में देश कहां पर पहुंच गया। हम अर्थव्यवस्था में 11वें जगह पर थे, आज हम लगभग चौथी जगह पर है और बहुत जल्दी हम तीसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। हम दुनिया भर में एक अपना डंका बजा रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि इन बातों का खुले मन से स्वागत करना चाहिए। अब राहुल गांधी जी वो सोने का चम्मच लेकर आए हैं, वो उनके नसीब में, इसके प्रति हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें कभी किसी की तारीफ करते हुए, मैंने किसी को एज ए मैच्योर्ड पॉलिटिशियन देश की समस्याओं पर बात करते हुए मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपनी 2 टर्म पूरी 5 साल की पूरी करके अब तीसरी टर्म में वो जा रहे, और मुझे लगता नहीं है उन्हें कोई दिक्कत है ये तीसरी टर्म पूरी करने के लिए। जिस तरह से देश में इस समय आर्थिक सुधार चल रहे हैं नंबियार जी, आप देखते होंगे कि पूरी दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था जो जीडीपी है और अपनी जो डेवलपमेंट जिस तरह से चल रही है, अपना अभी इस समय का विकास दर ये लगभग 7% के नजदीक जाने की हम कगार पर है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईएस्ट कंजम्पशन, हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ जीएसटी। आप सोचिए, ये कभी हमने सोचा था? अब इस समय देश में चल रहा है। और ऐसे समय पे यदि राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखता होगा तो वो उनका दुर्भाग्य है। शायद कांग्रेस के जो नेता उन्हें भाषण लिखकर देते होंगे, उन्होंने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया है। तो मुझे लगता है हमने राहुल गांधी जी को बहुत गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गणेश कानकर साहब, ऑल्सो महाराष्ट्र एज पर द जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से महाराष्ट्र इज नंबर 1 स्टेट। और महाराष्ट्र का जो जीडीपी है वो सिंगापुर जैसे नेशन के इक्वल है। इट रिसेंबल्स सिंगापुर वेयर जीडीपी ग्रोथ इज कंसर्न, और सिंगापुर 28th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो क्रेडिट आप देंगे फडणवीस साहब को बहुत कुछ इस विषय में, मोदी फडणवीस डबल इंजन, खानकर साहब? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगा मैं। देखिए, ऐसा है कि इस समय महाराष्ट्र की जो स्थिति है, मैं आपको बताऊं सर, 2022 से लेके 2025 तक नंबियार की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया हुआ है, आप लगभग देख सकते हैं कि 1,31,000 करोड़ का, ये 2000 में
22 का आंकड़ा, जब वो देवेंद्र फडणवीस जी फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, मैं तब से आपके आंकड़े में आपको दे सकता हूँ किस तरह से इस समय अपनी डेवलपमेंट चल रही है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आज सबसे बेस्ट चॉइस महाराष्ट्र है। दैट इज टोटल 14% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। उसके बाद में कर्नाटक का कुछ 10 या 11% पे है। तो ये महाराष्ट्र में जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, अभी हमने देखा होगा कि गढ़चिरौली में कितना बड़ा स्टील प्लांट इस समय आ रहा है। आफ्टरवर्ड्स यदि नाणार जो कोकण में जो बड़ा रिफाइनरी का प्रोजेक्ट आने की बात कह रहे, वो यदि आता है नंबियार जी, तो आप सोचिए 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस समय महाराष्ट्र में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है ये आएगी। शायद 2027-28 तक बुलेट ट्रेन की पूरी तैयारी हो जाएगी। जब ये बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र से भागेगी, आप बिलीव नहीं कर सकते महाराष्ट्र क्या लेवल पर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि फडणवीस जी की बहुत लंबी सोच है। मेट्रोज, समृद्धि महामार्ग, कोस्टल रोड, वाढवण बंदर, नाणार प्रकल्प, चौथी मुंबई, एयरपोर्ट, नवी मुंबई का एयरपोर्ट, पालघर के पास आने वाला एयरपोर्ट, ये जब हम सोचेंगे साहब, तो गए 10 साल में फडणवीस जी ने महाराष्ट्र को उस लेवल तक लेकर गए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए दिल्ली में मोदी जी, महाराष्ट्र में फडणवीस जी, एक हम बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। खानकर साहब, जब डेवलपमेंट होता है तो उसका बिकॉज जयंत पाटिल जी भी असेंबली में हंगामा कर दिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट है हर्षल पाटिल, उनको पैसे न मिलने के कारण ही कमिटेड सुसाइड। नाउ दैट इज जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन मोदी साहब के भी फेवरेट सब्जेक्ट है, देवेंद्र फडणवीस साहब के भी फेवरेट सब्जेक्ट है। बिकॉज जिस प्रकार रफ्तार से जल जीवन को हर घर नल से जल, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैंपेन, और यहां इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पूरे मराठवाड़ा विदर्भ किस प्रकार से फडणवीस साहब टोटल एग्रेसिव होकर कर रहे हैं, तो क्या एक ब्लॉट है हर्षद पाटिल का सुसाइड, क्या एक ब्लॉट समझते हो आप? देखिए नंबियार जी, इसके बारे में सिर्फ बात हुई है, ये घटना भी हुई है तो एक सीरियस घटना है। और मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी घटनाएं जब कही जाती है तो उसके प्रूफ देने चाहिए, उसके बारे में जरूर इंक्वायरी होगी। कोई भी सुसाइड किसी भी विषय के लिए, अब हर्षल पाटिल ये खुद कॉन्ट्रैक्टर थे, सब कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्हें पैसा किसने नहीं दिया, इसकी पूरी जांच होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि सेशन में यदि सवाल आया है तो इस पर जांच जरूर होगी। बट प्राइमरी जो जानकारी आ रही है, हर्षल पाटिल ये शायद सब कॉन्ट्रैक्ट में था, ये मेरी जानकारी, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन नंबियार जी उसमें थोड़ा समय जाएगा। समय के इंक्वायरी के बाद ही अपने को पूरी जानकारी दे पाऊंगा मैं आपको। You know, there's always $4 trillion इकोनॉमी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि $4 trillion इकोनॉमी इस देश का, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग है, मगर 767 फार्मर्स ने अभी सुसाइड कमिट किया है इन द फर्स्ट 3 months ऑफ 2025। 2025 के 3 मंथ में 767 फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया है। क्या हम लोग फार्मर्स के इशू में थोड़ा कमी महसूस कर रहे हैं गणेश खानकर साहब, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, क्या यहां पर थोड़ा फेलियर आपको महसूस हो रहा है? 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, एफडीआई में नंबर 1 महाराष्ट्र जीडीपी में नंबर 1, यानी प्रगतिशील देश महाराष्ट्र। हाउ डू यू सी दैट? इज इट अ ब्लॉट? आप किस प्रकार से सुसाइड को हैंडल करोगे अभी, फार्मर सुसाइड? नहीं, ये नंबियार की बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, ऐसा है कि समृद्धि महामार्ग बनने के बाद में जितने फार्मर्स विदर्भ के थे, सबसे ज्यादा आंकड़े मराठवाड़ा विदर्भ से हमें आते थे। हमने विदर्भ से सीधा कनेक्टिविटी जोड़ दी, मराठवाड़ा से सीधे कनेक्टिविटी जोड़ दी, और हम देखेंगे वहां के किसानों को सीधा मार्केट और ये जिसे हम कह सकते हैं कि पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमने उनको उपलब्ध करा के दी है। ये जो एक बात थी कि हमें कनेक्टिविटी नहीं है साहब, तो वो विषय हमने लगभग समाप्त कर दिया है। अब जो बात बचती ये है कि साहब कभी कभी किसानों का दुर्भाग्य ये है, या पता नहीं, यानी हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, कि कुछ बातों की उत्पादन में इतनी हम क्षमता कर देते कि उस समय उसके दाम गिर जाते हैं। कभी कभी जिस समय
उनकी जरूरत होती है तो कई समय किसानों को उसके 4 गुना दाम भी मिल जाते हैं। इसकी मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो गैप बैठा, देखिए हमने किसानों को साल में महाराष्ट्र सरकार भी उन्हें मदद कर रही है, केंद्र सरकार से उन्हें मदद होती है। हमने उन्हें बीमा के रूप में, या जिसे हम महाराष्ट्र में कह सकते हैं एकाधिकार खरीदी जो कहते हैं कि महाराष्ट्र शासन की ओर से की जाती है, उसके भी डेटा यदि आप चेक करेंगे नंबियार जी, तो हर साल उसके फिगर बढ़ते जा रहे, कहीं कम नहीं हो रहे। महाराष्ट्र में अब सिंचाई का जो क्षेत्र है, इरिगेशन जो है सर, उसके भी आंकड़े, ये मैं नहीं कह रहा, आप गवर्नमेंट के एक्चुअल पोर्टल पर जाकर आप चेक कर सकते हो। महाराष्ट्र की ग्राउंड वाटर का जो लेवल था अब वो ऊपर आना प्रारंभ हो चुका है। गांव गांव में पानी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसकी भी डेवलपमेंट की अच्छी खासी है। उसके बाद में बिजली देने का जो विषय है, आप देखिए कभी बिजली के दर कम हुए नंबियार जी, आपने सुना था क्या? महाराष्ट्र में वो हो रहा है। किसानों को हम बिजली पर्याप्त देने की व्यवस्था कर रहे हैं, धीरे धीरे किसानों को मुफ्त बिजली देने तक की व्यवस्था के प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इस विषय पे गहरी सोच से एक चिंतन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए कि हम कहाँ कम पड़ रहे हैं। सरकार की ओर से देने में हम कहीं कम नहीं पड़ रहे नंबियार जी, कहीं पर भी हम कम नहीं पड़ रहे। इसलिए मैंने कहा कि अब यदि आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ों में ये पूरा, यानी मैं ये कह रहा हूं इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं, आप पोर्टल पे जाइए, जो गवर्नमेंट की ओर से एक्चुअल जो आंकड़े दिए जाते हैं उससे आपको ये पूरा पता चलेगा। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जिसके कारण हम किसानों तक शायद ये मदद जाने में हम कम पड़ रहे हैं। उनकी आत्महत्याओं के कारण का अध्ययन होना चाहिए, तो मैं भी मानता हूं। We welcome Nizamuddin Rain Saab from the Indian National Congress. Nizamuddin Saab, नमस्कार, welcome to the show. नमस्कार। हमारे साथ बीजेपी से गणेश खानकर साहब जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन साहब, खानकर साहब ने बताया, अब मैं आपसे पूछता हूं कि राहुल जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज के तारीख में सेकंड लार्जेस्ट टर्म हो गया उनका प्राइम मिनिस्टर का, इंदिरा गांधी जी के आगे निकल गए एज ए सेकंड लार्जेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। बट महाराष्ट्र नंबर 1 हम लोग बात कर रहे हैं खानकर साहब से, जीडीपी में नंबर 1, सिंगापुर एज ए स्टेट और ऐसे मैच कर रहे हैं, एफडीआई में नंबर 1। राहुल गांधी जी अब भी बोले कि आज ही बोले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी में दम नहीं है, दम नहीं। मैंने तो किस प्रकार से, क्या यह जरूरी था निजामुद्दीन रईन साहब? अभी खानकर साहब ने एक बात कही कि कहां कम पड़ रहे हैं किसानों की आत्महत्या में, तो उनके कृषि मंत्री का हालत आपने विधानसभा में देखा कि गेम खेल रहे हैं। जो बताने वाले आंकड़े होते हैं, जो खाली खाने वाले आंकड़े होते हैं ना, वो बीजेपी के पास होते हैं। इनकी सत्यता इनके नेताओं के सारे चरित्र से दिखती है कि वो कितना सीरियस है और कितना काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी स्वयं भाग रहे हैं संसद छोड़ के। सोचिए कि क्या संसद से ज्यादा महत्वपूर्ण काम भारत के प्रधानमंत्री को है क्या? लेकिन चूंकि वो नाकारा है, उनको पता है कि मैं संसद में टिक नहीं सकता। 18 मिनट से ज्यादा भारत की संसद में 500 से ज्यादा सांसद हैं वहां, आप उनको छोड़ के भाग गए। और ऐसे समय में छोड़ के भाग गए जब देश पर बहुत सारी चीजों की जवाबदारी है, जवाब देने की, देश की जनता उसे जानना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री, मैं कल एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट का एक स्टेटमेंट देख रहा था, आप भी उनको जानते होंगे, किसी जमाने में वो बिलियर्ड्स में हुआ करते थे, शमसुल इस्लाम साहब। उनसे कल एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री मूर्ख हैं क्या? तो उसने जवाब दिया, मूर्ख ही नहीं, वो महामूर्ख हैं। इसलिए कि, तो उन्होंने पूछा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं एक प्रधानमंत्री को? तो उन्होंने कहा कि जो तक्षशिला को बिहार में बताए और जो इस तरह की बातें करे कि उनके साथ बैठा था, इनके साथ बैठा था, यहां रिश्ता था, अगर इस तरह की बात देश का प्रधानमंत्री करता है तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जो दिखाने का खेल बीजेपी करती है ना, वो सब आपके सामने दिख रहे हैं। हाउस में आपने देखा, लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री के नाक के नीचे मार रहे, यानी नाक के नीचे, हाउस के अंदर, रोड पे भी नहीं मार, रोड पे तो गुंडों से भी बदतर हरकत आदत रही। और उसके बाद बात करते, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी कार्रवाई कहीं दिख रही है क्या?
वो कह रहे हैं कि मैंने अभी खमकर साहब को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बड़े बढ़िया तरीके से बोलते हैं खमकर जी। अभी वो आंकड़े दे रहे थे कि मैंने ये व्यवस्था कर दी, ये व्यवस्था कर दी, ये व्यवस्था कर दी, समृद्धि महामार्ग बना दिया, तो किसान अब क्यों आत्महत्या कर रहा है? अरे जब आप उनको सिर्फ आंकड़ों में ही दिखाएंगे, आप उनको सिर्फ एक रास्ता दिखा के आप छोड़ देंगे तो उनको तो मरना ही है बेचारे को। और आपको कोई फिक्र भी नहीं है ना। जो आला मालिक है, जिसको आप किसी विभाग का इंचार्ज बनाते हैं, जब वो मिनिस्टर गेम खेलेगा, लूडो खेलेगा बैठ के, तो उसके राज्य की जनता का हाल क्या होगा? इसलिए ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कभी झूठी बात नहीं करते। आपने देखा होगा कि जितनी बातें कोविड से लेके अब तक राहुल गांधी ने संसद में कही है, वो सब के सब सच हुई है। हंसिए मत खामकर साहब, प्रधानमंत्री सहित बहुत सारे लोग जेल जाने की तैयारी में रहे। सरकार कभी भी आपकी गिर सकती है, क्योंकि जिस तरह की चाल चरित्र चेहरा बीजेपी ने इस देश में अभी किया है, शुरू किया है, वो सब अभी दिखने लगा है। इसलिए अब कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। इसलिए तैयार रहिए कि बहुत जल्द वो तमाम घटनाएं जो राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने, दूसरे नेताओं ने कही है ना, वो सब सत्य हो रहा है। आप बेईमानी के दम पे दोनों राज्य और केंद्र दोनों जगह आप बेईमानी से चुनकर आए। इलेक्शन कमीशन आपकी जेब की जो है वो थैली है। आप वोटर काटना, वोटर बढ़ाना, वोटर बनाना, यही आपने महाराष्ट्र में किया, यही आपने हरियाणा में किया, वही आप बिहार में कर रहे हैं। तो बेईमानी की चीजें कभी टिकती नहीं। भगवान राम के दौर से अब तक की जितनी बेईमानी की चीजें थी ना, वो सब अपने आप उड़ गई। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में बेईमानी किया तो आपने देखा कि मूर्ति स्वयं धराशायी हो गई। आपने जो है रोड बनाने की बात की, आपका यही समृद्धि महामार्ग देखिए कहां कहां टूटा है। प्रधानमंत्री पूरे देश को बताते रहे कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना रहे हैं, 8-8 फुट के गड्ढे हुए, गाड़ियां चली गई अंदर। जिस गुजरात को लेकर आप बात करते थे, उस गुजरात के अंदर फर्जी कोर्ट चल रहा था 5 साल से। प्रधानमंत्री के शहर में नाक के नीचे गृह मंत्री भी यहीं से आते हैं, उनको पता नहीं है। अभी हरियाणा में तुरंत, और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक पूरी एजेंसी पकड़ी गई है जो विदेशों में भेजने के लिए लोग काम करता था, यानी एम्बेसी तक कायम करके फर्जी वीजा इशू कर रहे हैं। तो ये हालत है आपकी। और जितने आपके जासूस पकड़े जा रहे हैं, जितने आपके लोग पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान को मदद करने में, वो सब आपके लोग हैं। कोई भी आपके यहाँ देखिए, आपके नेताओं का चरित्र देख लीजिए। किसी को बैठा के जो है वो डांस करा रहा है और फिर कहता है कि नहीं साहब वो तो बदला ले लिखने कर रहा है। तो ये सारा का सारा देश आपको देख रहा है। इसमें किसी दूसरे दल को बोलकर कुछ आवश्यकता नहीं है और जनता दबाव दे रही है। जिस दिन आपने इलेक्शन को, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का भी सुना होगा कि ईडी की तबीयत से हरी कर दी उन्होंने कि ये जो आप बदला लेने का काम कर रहे हो, ईडी को भी काम पे लगा दिया ना आपके चीफ जस्टिस ने। तो ये सब बेईमानी के रास्ते खमकर साहब आपके हैं और बढ़िया तरीके से बेईमानी करने का चाल चली चेहरा आपका। ये हमारे यहाँ तो आप एक नाम नहीं ले आ सकते। तो ये सब आपको जवाब देना है। जनता आपको खोज रही है। जिस दिन बेईमानी का डर्रे से आप नीचे उतरेंगे, 2 ही रास्ता है, या गांव में आप जाके खेती करेंगे या फिर जेल के सिक्चों में रहेंगे। वी वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब फ्रॉम द समाजवादी पार्टी। डॉक्टर साहब नमस्कार, वेलकम टू द शो। हमारे साथ डॉक्टर निजामुद्दीन राइन साहब है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और गणेश खानकर साहब है भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर साहब, क्या अखिलेश यादव जी ने भी इलेक्शन कमीशन पर जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया, बट इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि रिविजन जरूरी नहीं है क्या? 56 लाख वोटर्स को एलिमिनेट जरूर किया है, उसमें 20 लाख डेड है, मरे हुए मृत्यु है, 28 लाख माइग्रेटेड है और 7 लाख के आसपास 2 जगह पर रजिस्टर्ड है, 1 लाख मिसिंग है। क्या ये आंकड़े रिवाइज करना जरूरी नहीं था? अखिलेश यादव ने कोसा है इलेक्शन कमीशन को। डॉक्टर साहब। प्रदीप जी, जिस तरीके से भारत के जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे अन्य तरीके के, और यहाँ तक कि मैं कहना चाहूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, यहाँ तक कि कोर्ट भी है, उन चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन सबको जिस तरीके से घुमाने और नचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये पूरा देश देख रहा है।
किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर, आप महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र में किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जिनमें मात्र 6 महीने का अंतर था, 6 महीने बाद किस तरीके से 48 लाख वोट बढ़ गए। मध्य प्रदेश के अंदर एक परिवार के 147 वोट हैं, 147 एक परिवार के वोट, जिनकी बल्दियत एक है, सन ऑफ एक है, पिता एक है। तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से धांधलेबाजी पर उतर आया है। रही बात बिहार की SIR कानून की, तो निश्चित रूप से वहां पर जो भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कहने पर हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो जो मुख्य विपक्षी दल है वहां पर, राष्ट्रीय जनता दल, उनके नेताओं को क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया। आपको कोई भी नियम लागू करना है, ठीक है, नियम लागू करना है, कुछ परिवर्तन करना है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होने चाहिए। और जिस तरीके से वो डाटा दिया जा रहा है, उन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल या वहां पर हमारे तेजस्वी यादव जो हैं, उन तेजस्वी यादव को क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया, क्यों उनको सही तरीके से अपने फेवर में नहीं किया गया। उसके बाद ये करना चाहिए था। आखिर बात इस बात की है, जब कोई विपक्षी दल कोई मांग कर रहा है, कुछ अपनी बातों को मानने के लिए कह रहा है, मनवाने के लिए कह रहा है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है। आखिर विपक्ष भी इस चुनकर के आता है ना, विपक्ष ऐसे ही थोड़ी आता है। आज 3-4 दिन हो गए, लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। इसके लिए दोषी कौन है? क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे सत्ता में, या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सुषमा स्वराज थी, तो ये कहती थी कि सदन चलाना सत्ता पक्ष का काम है। आखिर सदन चलाना सत्ता पक्ष का काम है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन क्यों नहीं चलाना चाहते? फिर सदन चले कैसे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो पहले दिन सदन में आए, भाषण दिए लंबे चौड़े, फेंका इधर उधर का, इधर का फेंका, उधर फेंका, और फेंकने के बाद 5 मिनट सदन में बैठे, 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे, 2 से 3 मिनट सदन में बैठे, और उसके बाद उड़ के और पहुंच गए, पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। अरे जब जब सदन चलता है तब तब का रिकॉर्ड देख लीजिए। ये सदन की कार्रवाई थोड़े दिनों की नहीं है, थोड़े दिनों पहले निर्धारित नहीं होती है, 2 से 3 महीने पहले निर्धारित होती है। कब मानसून सदन चलेगा, कब बजट सदन चलेगा, कब शीतकालीन सदन चलेगा, सत्र चलेगा, ये पहले से ही डिसाइड होता है। आखिर प्रधानमंत्री जी क्या अपनी यात्रा को सदन, जब सदन चल रहा होगा उसी समय लगाएंगे? उसके बाद भी लगा सकते हैं। और फिर क्यों जाते हो भैया विदेश, यही समझ में नहीं आता। या सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं इसीलिए जाते हो, सही कहते थे सुब्रमण्यम स्वामी भाई, उन्होंने तो कई बार स्टेटमेंट दिए हैं कि चाइना क्यों जाते थे, कहीं वही तो नहीं है, क्यों जाते हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। अगर जाते भी हैं तो अफसोस प्रदीप जी इस बात का था कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अफसोस की बात यह है कि भारत के साथ एक भी देश नहीं खड़ा हुआ था। ये शर्म की बात है, ये डूब मरने वाली बात है कि मतलब हमारे साथ एक देश नहीं खड़ा हुआ होता। आप दूसरे तीसरे दिन जो है चले जाते हो उड़ करके दूसरे देश में, कोई देश जब बुलाता है या नहीं बुलाता है, जबरदस्ती वहां पर जाकर के बैठ जाते हो। जब लगातार, जैसे कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, अभी जब ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, नहीं बुलाया ट्रंप ने, फिर भी अपने एक मंत्री को भेज दिया कि भैया बुलावा भेज दो, तब भी ट्रंप ने नहीं भेजा। तो भाई बात यही है कि आपको कोई देश बुलाता है, नहीं बुलाता है, आप चले जाते हो, तो आखिर आपके साथ कोई देश क्यों नहीं खड़ा हुआ उस समय पर, जिस समय आप मुसीबत में थे, जिस समय हमारे देश के 26 नागरिकों की जो है हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा,
जिस समय पहलगाम जैसी घटना हुई और उस समय आपके साथ एक देश नहीं खड़ा हुआ था और आप विदेश नीति की बात करते हो। काय की विदेश नीति, कैसी विदेश नीति, कौन सी विदेश नीति? आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और आपका शासन प्रशासन पूरी तरीके से फेलियर हो चुका है। बात मैं उत्तर प्रदेश की करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि प्रतिदिन 10 हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं और 11 बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। ये एनसीआरबी का डाटा है, मेरा अपना डाटा नहीं है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में प्रदीप बड़ा अजीब सी बात है। अभी एक मंत्री जी हैं, वो मंत्री जो है, महिला मंत्री है, वो जाकर के थाने में बैठ गई कि मुझे मेरी बात दरोगा नहीं सुन रहा है। बताओ, मंत्रियों की बात दरोगा नहीं सुन रहा है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? ये स्थिति उत्तर प्रदेश की आज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन की पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है, कोई भी सुनवाई नहीं होती। कई बार इनके विधायक और मंत्रियों ने आ करके शिकायत की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं कानकर साहब, अगर राहुल गांधी जी ने मांगा है डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, पहलगांव, ऑपरेशन सिंदूर, इलेक्शन कमीशन, ट्रंप ने 24 बार बोला आई हैव सॉल्व सीज फायर, 5 जेट उड़ा दिया, ट्रंप ने कहा डिप्लोमेटिक फेलियर, जैसे डॉक्टर प्रजापति साहब ने कहा प्लेन क्रैश मणिपुर, दलित, आदिवासी, इंफ्रा, पिछड़े, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिस्कशन में क्या तकलीफ है खानकर साहब? प्रदीप जी, किसने कहा कि डिस्कशन नहीं होने वाला है? Who told you that there will be no discussion? पूरा एजिटेशन चालू है पार्लियामेंट के बाहर, सब मोर्चे पर बैठे हुए, किस प्रकार से देखते हो आप? मैं प्रदीप जी, ऐसा है कि ये आपका चैनल है, इस पे किस तरह की डिबेट करना ये आपका विषय है। ये क्या जो विषय मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे हो, ठीक है, इट्स नाउ योर प्रॉब्लम। कोई प्रवक्ता बोला है कि प्रधानमंत्री मूर्ख है, तो अभी पप्पू मूर्ख बोलने पे हम मूर्ख होंगे क्या? पप्पू की बातों को हम सीरियसली नहीं लेते नंदियार जी। ये हम चैनल पे बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, हम कौन से उदाहरण हम इस तरह से पेश कर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनको इतना समझ में आना चाहिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है, उनकी सिक्योरिटी के विषय होते हैं। बिना बुलाए कोई प्रधानमंत्री अपनी एयर स्पेस क्रॉस नहीं करता। इनको इतनी छोटी सी बात पता नहीं है, चैनल पे क्या बात कर रहे, कुछ समझ में आता है क्या इनको? हम फ्री ट्रेड इस समय यूके के साथ कर रहे हैं। नंबियार जी, फ्री ट्रेड का मतलब इन्हें समझ में आता है क्या? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द फ्री ट्रेड? उसके बाद में आपके फ्री ट्रेड के कारण यूरोप के कंट्री का एक दरवाजा आपके लिए पूरी तरह से खुल रहा है, जिसके कारण आपके एम्प्लॉयमेंट से लेके टेक्सटाइल से लेके आज आपको पता है साहब, बांग्लादेश इज नाउ गोइंग टू बी अ बिग हब इन एशिया फॉर द टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। नेचुरली बांग्लादेश में सिचुएशन बनती जा रही है, वहां लेबर आपको चीप मिलता है, सस्ता मिलता है, उसके कारण आज वो बड़े बड़े लोगों को टक्कर देने की क्षमता में है। हम अपनी वापस टेक्सटाइल के बारे में जो हमसे गलतियां हुई थी सुधार कर आज हम फ्री ट्रेड में जा रहे हैं। उसके कारण टेक्सटाइल का एक जो बड़ा काम हमारे हाथ से निकल गया था, आज यूके में हम वापस करने जा रहे हैं। क्या ये बात इनको पता नहीं है? हम डिस्कशन जब करते हैं, ये क्या कह रहे कि हवा में उड़ते जा रहे हैं, वहां जाके बैठ रहे, ये किस तरह का डिस्कशन नंबियार जी हम कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। हम दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था पे, वो ऐसी ही आ गई है क्या? बिल्कुल 11 नंबर से तीसरे नंबर पे क्या ऐसे हवा में उड़ के आ गए हैं क्या हम लोग? ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मूर्ख है। ये व्हाट द टाइप ऑफ डिस्कशन नंबियार जी इज गोइंग ऑन इन चैनल? हम इमेजिन कर सकते हैं जो लोग आपकी इस डिस्कशन को देख रहे हैं, क्या ये स्टेटस आप मेंटेन करना चाहते हैं नंबियार जी?
खामकर जी, वो स्टेटमेंट मेरा नहीं है। इस पे बहस नहीं करेंगे। इस विषय को लेकर सुना नहीं, यानी सुनिए, एक कांग्रेस के प्रवक्ता हम पर आरोप लगा सकते हैं, उसका जवाब, लेकिन हमने ये पहली बार साहब नंबियार जी आपको पता है कि वक्फ बोर्ड पर एक मिनट आपको मौका मिलेगा, पत्रकार का हमने दिया है, आपके पास आ रहा हूँ, बड़ा कहा है निजामुद्दीन राय मैंने आपको प्रवक्ता पर आरोप मत लगाइए। निजामुद्दीन जी आपके पास आ रहा हूँ, निजामुद्दीन जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, खानकर से वो कंप्लीट करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा, मैं आपको बता रहा हूँ किसको क्या कह रहे हैं लोग, वो आपको बता रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, वक्फ बिल के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, बराबर है, बिल्कुल। पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हो रहा था तो आपने पूरे दिन राहुल गांधी जी जो पूरी दुनिया में जाकर हमारी डेमोक्रेसी के बारे में बात करते, क्या उस दिन वो पार्लियामेंट में थे? तो रात को 12 बजे आए। हमारे स्पीकर को यह कहना पड़ा, प्लीज मेंटेन, लोकसभा का एक प्रोटोकॉल होता है, उसे आप मेंटेन कीजिए। वे 12 बजे चले आए। आप जब हमें आप कहते हो साहब, आपके नेता 50-50 दिन साहब देश से बाहर रहते, किसी को पता नहीं होता कहा जाते हैं, ना हमने कभी पूछा ना हमें कोई जरूरत है, वो और बाहर चले जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहा जाते हैं, किससे मिलते हैं? पूरी दुनिया, यानी आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री को दुनिया के इतने देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया था जो मोदी जी को दिया है। यानी सोचिए ना साहब, अपनी माता जी गुजर गई। नंबियार जी, मैं आपको सरप्राइजिंगली बताता हूं, उस दिन हमारी पूरे देश भर के प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की एक ऑनलाइन कार्यशाला थी, जिसमें मोदी जी स्वयं हमसे बात करने वाले थे। जब हमें सवेरे 5-5:30 बजे घटना का पता चला कि मोदी जी का माता जी का देहांत हुआ है, हमें सरप्राइज हुआ। उन्होंने किसी को बताया तक नहीं, अपनी माता जी का पूरा उन्होंने क्रिया यह कितने सरल और सीधे रूप से किया, आपने पूरी दुनिया में देखा। हमें उसकी शाबाशी नहीं चाहिए, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और ये पूरा करने के बाद 10:30 बजे वे देश भर के कार्यकर्ताओं से जुड़ गए। मैं आपको आज एक ही उदाहरण देता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता उसके बाद में बोलिए, पूरा उनको मौका है। साहब मैं उनके भाई साहब से मिल चुका हूं, उनके भाई ने जो मेरे से बात कही, मैं आज ये चैनल लाइव है, मैं बताना चाहता हूं। मैंने उनसे पूछा कि साहब, बड़े भैया जब आपके मुख्यमंत्री थे और आप प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या फर्क महसूस करते, आपकी मुलाकात कब होती है? नंबियार जी, उन्होंने एक बात कही मुझसे, उन्होंने कहा जब वो मुख्यमंत्री थे तभी भी हमसे मिलते नहीं थे, और प्रधानमंत्री मिलने के बाद तो बात ही खत्म हो गई है। वे हमें तभी मिलते हैं जब उन्हें अपनी माँ से मिलने का मन करता है, और माँ से मिलने, यानी माता जी को बा कहते थे, बा से मिलने के लिए जब वो घर आते हैं तब हमारे लिए बा से मिलने के बाद एक समय रखा होता है, तभी हम उनसे 2-2 मिनट बात कर पाते हैं, वरना ना तो हमें उनके यहाँ जाने की अनुमति है, ना उनके यहाँ से हमें कोई कॉल आता है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं ये, और ये मैं उनके भाई के मुंह से मैंने सुनी हुई मैं बात आपको बता रहा हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ साहब, आज भी मोदी जी का पूरी परिवार उसी हालत में है जिस हालत में जब वो मुख्यमंत्री बनने से पहले था। आज भी प्रधानमंत्री बने उन्हें 10 साल हो गए, मुख्यमंत्री 10-12 साल गए, उसी स्थिति में आज भी उनका परिवार गुजरात में है। सब आप देख सकते हो, ना तो उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में है, ना कोई चुनाव लड़ रहा है। और ये आए दिन देश के प्रजातंत्र पर आप बात करते हो साहब, मेरी एक समझ में नहीं आता है, जब प्रियंका गांधी वड्रा 3.5 लाख वोट लेकर आती है तब ईवीएम अच्छा होता है, तब वोटिंग लिस्ट अच्छी होती है आपकी। जब आपकी तेलंगाना में सरकार आती है, आपकी गवर्नमेंट बनती है, तब आपकी ईवीएम और सारी सिस्टम अच्छी होती है। कर्नाटक में जब आपकी सरकार बनती है तब आपकी ईवीएम सिस्टम बड़ी अच्छी चलती है। मेरी समझ में नहीं आता है, महाराष्ट्र में हमारे 17 सिर्फ कैंडिडेट जीते, 30 कैंडिडेट ऑपोजिशन के जीते। उत्तर प्रदेश में साहब 38, यानी आप सोचिए ना, इतने सांसद चुनकर आने के बाद आप प्रजातंत्र पे बात करेंगे, यानी मेरी कुछ समझ में नहीं आता है भाई। जो मुंह में आएगा आप बक देंगे, यानी चुनाव आयोग ने और क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र में अब आप चुनाव, यानी लोकसभा में आप जीते तब सारा सिस्टम बराबर था,
लोकसभा के बाद में हमने विधानसभा में हम जीते तो सारी सिस्टम गलत हो गई। तो ये कब तक चलेगा? ये यानी रोज सवेरे उठकर हमारे महाराष्ट्र में एक नारद मुनि बैठे हुए साहब, एक कौवा है जो 9 बजे रोज सवेरे आकर बैठता है। क्या उसकी बात पर देश की राजनीति चलेगी? क्या हम देश की राजनीति को सकारात्मकता से बात नहीं करेंगे? यानी समझो लोकसभा में हम संविधान का एक नैरेटिव करेंगे, ये खत्म होने के बाद कोई और दूसरा नैरेटिव करेंगे, ये खत्म होने के बाद तीसरा नैरेटिव करेंगे। भाई हम कब तक ये चलाते रहेंगे? हम में कुछ कमियां है या हम कहीं कम पड़ रहे या जनता हमें स्वीकारने को तैयार नहीं है या क्यों नहीं मानते? नंबियार जी, जाते जाते इतनी बात कहता हूं, देखिए ये जनतंत्र है, हम गलत कर रहे हैं ना साहब, तो जनता हमें घर बिठा देगी। ये कोई आवश्यक थोड़ी है भाई कोई अमर पट्टा लेकर आए हैं या कोई हम अमृत पीकर थोड़ी ना आए हैं साहब। जिस दिन हमसे गलती होगी जनता हमें घर का रास्ता दिखा देगी। तब तक हमारी गलतियों, यानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का इतना द्वेष मन में भरा हुआ है साहब कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। किसी भी स्तर पर जाकर हम इतना विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसा है साहब, इनके राजपुत्र देश के प्रधानमंत्री यानी उनके नसीब में होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन साहब ये जन्मजात प्रधानमंत्री बनने के लिए आए हैं, ये काम करने के लिए नहीं आए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब रॉबर्ट वाड्रा बचे हैं, उनके लिए भी कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढकर उनको दे दो। यानी मेरी समझ में नहीं आता है परिवारवाद के प्रति। आप अपने घर में देखिए ना साहब, देश प्रगति कर रहा है, देश उन्नति कर रहा है, आप इसको स्वीकारेंगे तो ठीक, नहीं स्वीकारेंगे वो आपके प्रति है, लेकिन कम से कम देश के प्रजातंत्र को तो गाली मत दीजिए साहब। जब आपके फेवर में होता है तो प्रजातंत्र अच्छा होता है। अब एक नंबियार जी, जाते जाते एक बात कहता हूं, इन्होंने कोर्ट के बारे में कहा, यानी इसलिए मैंने आपसे कहा कि नंबियार जी, व्हाट टाइप ऑफ डिबेट आप क्या चाहते हैं? यानी कोर्ट के बारे में हम ये टिप्पणी करेंगे चैनल पर, ये क्या है मतलब? भाई कोर्ट ने कहा, ये मैं मान लेता हूं कि ईडी की कार्रवाई गलत है तो साहब गलत है तो गलत है। ईडी की कार्रवाई कुछ गलत हुई होगी तो कोर्ट ने कहा ना, क्या कोर्ट हमसे पूछकर स्टेटमेंट देगा क्या? देश की न्याय व्यवस्था ये अपने तरीके से काम करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था नहीं है। कम से कम कोर्ट के बारे में तो रिस्पेक्ट से बात कीजिए साहब, इतनी आपसे अपेक्षा है। एक चीज, नड्डा साहब ने जिस प्रकार से राज्यसभा में कहा कि आप खड़गे साहब को बोला आप जो भी बोलेंगे कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मैं बोलूंगा वो, तो क्या धनखड़ साहब का इंसल्ट नहीं था? तो क्या एरोगेंस नहीं दिख रहा है कि हर चीज, यानी जो राज्यसभा का चेयरपर्सन करना चाहिए उनको करना चाहिए? क्या जेपी नड्डा वो कर सकते हैं? हैज ही यूसर्व द पावर ऑफ धनखड़ साहब? तो लोग देख रहे हैं ना धनखड़ साहब। देखिए नंबियार जी, मैं आपको इतना ही इसमें एक बात बता देता हूं, आपने कल्याण बैनर्जी को देखा है साहब? हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट के बाहर हाँ अपने देश के उपराष्ट्रपति जी की नकल करते समय आपने देखा है उनको? पूरा देश देखा है। Have you seen that? यस, सब लोग ने देखा है। तो साहब आप किस चीज की आप अपेक्षा करेंगे साहब? संसद में आप बहस करो, देयर इज अ डिस्कशन, हेवी डिस्कशन, आप उसमें अपनी बात कहो, आप किसी को झूठा साबित करो, सरकार झूठ बात करती है तो पूरी दुनिया देखती है, पूरे देश की जनता देखती है। आप पार्लियामेंट के बाहर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, आप उसकी नकल उतारेंगे और उसकी नकल की कॉपी कौन करेंगे? राहुल गांधी करेंगे। नंबियार जी, क्या ये यानी हमने कभी मनमोहन सिंह जी की बाहर नकल उतारी क्या? नड्डा जी कुछ करेंगे, नड्डा जी को सारा अलाउ है। अरे साहब सीधे जवाब नड्डा जी का नहीं दिया, नड्डा जी कुछ भी करेंगे। आप शांत बैठिए। नहीं, नड्डा जी कुछ भी करेंगे, मोदी जी उंगलियां घुमाएंगे संसद में, वो सब वो है चलेगा, अकेले जी की वो सब चलेगा। आपको बोलने नहीं दूंगा साहब, आप शांत बैठिए, बीच में मत बोलिए। और दूसरी बात नंबियार जी, आपको और एक बात बताता हूं, मनमोहन सिंह जी, जब सोनिया गांधी जी वहां खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री बगल में बैठते हैं और आप देखिए वो बीच में, हमने कभी नहीं कहा, ये आपका निर्णय है भाई, कांग्रेस पार्टी उनको क्या काम करना है आप वैसे ही करते रहिए। हमने कभी मनमोहन सिंह जी की नकल नहीं उतारी साहब। नहीं, कुछ बोले थे, रेनकोट पहनकर नाते हैं, मोदी जी ने बोले थे रेनकोट पहनकर नाते हैं। अरे सर क्या बोलेंगे खामकर जी, आप आपका इतिहास पढ़ के आओ आप।
आपको प्रधानमंत्री चुटकुले जैसे मदारी कैसा नाचता है, प्रधानमंत्री ऐसे संसद में नाचते थे मदारी की तरह। इनको दिखाइए फुटेज पिछले 2 पार्लियामेंट की। और जो बात कर रहे हैं किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते, प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए प्रधानमंत्री को समय है और मणिपुर में मर रही बहनों के लिए समय नहीं है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को ये बात करते हुए कि प्रधानमंत्री जाते हैं अपनी मर्जी से। प्रधानमंत्री जिन जिन लोगों से मिलना पसंद करते हैं, क्या मणिपुर में बहनें भारत की नहीं है? उनसे क्यों नहीं प्रधानमंत्री मिलने जाते? क्या वहां हमारी बहनें नहीं मरी? क्या मणिपुर के लोग नहीं मरे? प्रधानमंत्री को प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए समय है, जाके लंदन में उसको मिलने के लिए, कंगना रनावत से मिलने के लिए समय है संसद के पहले, और प्रधानमंत्री को वहां मिलने जाने के लिए समय नहीं है। आप क्या बेशर्मी की बात करते हैं सर? आपको भी जवाब देना है इसी महाराज को। आपके अभी विधानसभा में क्या क्या हुआ है आप वो देखो। आप भूल जाओ राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने वो काम कर दिया है ना, सदियों सदियों लोग नहीं भूलेंगे। आज प्रधानमंत्री के पास इतना डर समा गया है बीजेपी के लोगों के पास कि जवाब देने के लिए संसद में टिकते नहीं, तो मजबूरी है हमको प्रधानमंत्री को बताने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे तो जनता कैसे देखेगी? आप प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्रियन वो फुटेज देख लिया जो बंदर की तरह डमरू बजा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप दिखाइए इनको संसद में जिस तरह से वो डमरू बजाते थे प्रधानमंत्री जी। आप भाई साहब इस तरह की बातें किसी नेता के बारे में कहने से पहले अपने प्रधानमंत्री का चलित चेहरा देख लीजिए कि वो क्या करते हैं, किस तरह से ढोलक पीटते हैं और किस तरह से डमरू बजाते हैं। आप ये मत कहिए क्योंकि वो इसी लायक हैं। आपने कहा कि बहुत सीधे शराफत से गुजरात गए और गुजरात में अपनी मां का करके, हर बेटा अपनी मां के लिए करता है, लेकिन गुजरात में हजारों लोगों की बलि चढ़ गई, औरतों के पेट चीड़ के बच्चे निकालकर नेजों पे घुमाए गए, तब प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई? तब बीजेपी के किसी नेता को शर्म नहीं आई क्या? गोधरा करते समय आपको शर्म नहीं आई क्या? गोधरा आपने किया। आप सुब्रमण्यम का बयान सुनिए, आपके सांसद सुब्रमण्यम का बयान सुनिए कि आप अंदर से लगी। आपके एमपी का बयान है, आपको आपके एमपी का बयान है। आपके ट्रेन के पैसेंजर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोग क्या बेशर्मी से बात करते हो? आप लोग बेशर्मी की हालत होती है, क्या बात करते हो आप लोग? जब कश्मीर में लोग हिंदू पर चला गए तब मर गए थे क्या आप लोग? बेशर्मी की बात करते हो? झूठी बातें मत करिए। देखिए आप अपनी औकात में रहकर बात कीजिए, बेशर्मी का मत बताइए। करते हैं अपनी औकात में रहकर बात कीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान है, आप अपनी औकात में रहकर बात कीजिए, हमें मत बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, अपनी औकात में रहकर बात कीजिए। आप किसी की सुनना नहीं चाहते, किसके लिए बात कर रहे हैं? जब कश्मीर में हिंदू पंडितों पर चला तो मर गए थे क्या? आपको शर्म नहीं आती बात करते समय? कीचड़ उछालेंगे, आप दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे। आपको ऊपर जब लगती है तो आप शब्दों की मर्यादा रख के बात कीजिए साहब। ये बात नहीं करते आप। बेशर्म बेशर्म किसको बोलते हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? दिल्ली में सिखों में चला तब आपको शर्म नहीं आई? हमने जो बात कही वो आपके सांसद की है। आप अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान सुन लीजिए। शर्म करके बात किया कीजिए आप लोग। जब दिल्ली में आपने सिखों को जिंदा जलाया तब कहां मर गए थे आप लोग? आपको शर्म नहीं आई कभी? क्या बात करते हो आप लोग? तभी से तो जो अभी आप मणिपुर में कर रहे हो वो कौन कर रहा है? आप तो अभी कर रहे हो, सत्ता में हो ना। आपको पता है मणिपुर में क्या दिक्कत हो रही है? कौन पैसा दे रहा है? कौन रोज दंगे करा रहा है? धर्मांतरण का विषय क्या है? और उनके के बीच में क्या झगड़ा है? क्या आपको पता है? बेशर्मी वो झगड़ा है तो सुलझाने का काम सरकार का है। अगर कोई झगड़ा है तो उसको सुलझाने का काम अपनी भाषा का प्रयोग सीधा कीजिए। बेशर्मी का आप मत कीजिए, वरना बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे आपको साहब, जो आप दे नहीं पाओगे। हम आपके लिए हम बैठे हैं। हमने इस देश में ऐसा कोई नहीं काम किया जिसमें शर्मिंदा होना पड़े, और ये आपके खुद सांसद कह रहे हैं। ये निजामुद्दीन राइन या कांग्रेस का बयान नहीं है, ये आपके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है। और अभी 8 दिनों में जो बयान आया वो भी देख लीजिए, आपको आपके नेताओं के चरित्र भी सब दिख जाएंगे। ये आपके लोकसभा सांसद या राज्यसभा के सांसद हैं वो इस वक्त। आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान पढ़िए। कौन से चरित्र की बात कर रहे हैं आप? क्या जवाब आप देखिए, आप सब मिल जाएगा। आप ये बता पाएंगे कि राहुल गांधी जी थाईलैंड क्यों जाते हैं? आप बता पाएंगे क्या?
क्या क्यों बात हम कर रहे हैं? जरूर बता पाएंगे। मर्यादा में रहकर बात कीजिए। क्या ऐसा है ये आप डिस्कशन का आपका लेवल क्या मेंटेन कर रहा है? फुटेज आप राहुल गांधी का दिखा दीजिए। लेवल नहीं है सर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बात कर रहे हैं? इनको कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक फुटेज आप राहुल गांधी का दिखा दीजिए, हम जो कहें हार जाएंगे। हम आपको ऑफिशियल दिखा रहे हैं कि आपके सामने हमें किसी के वैयक्तिक जीवन में जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के वैयक्तिक जीवन का इशू नहीं है। सांसद है जो कहा जाते हैं उनका लेना देना है, हमारा विषय नहीं है। निजामुद्दीन जी, कल जावेद अख्तर साहब, कुछ समझ में तो आना चाहिए। कल जावेद अख्तर साहब इस शो में थे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, तो थोड़ा हम लोग संयम भी बरता है। दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा मर्यादा में। ये निजामुद्दीन साहब, बाकी जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के टोटल जो SIR है वो गलत है, कहां तक ये क्या इसको कर पाएंगे? 56 लाख जो कैंसिल किए हैं, 20 लाख लोग मरे हुए। देखिए, आप कह रहे हैं कि हम जो है आधार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम पैन कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जो अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ बिहार में, वो किस वोटिंग के आधार पर हुआ? उसी वोटिंग के आधार पर हुआ जिसको आप आज कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि 76,000, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, काफी भेजता हूं खमकर साहब को भी, 76 लाख वोट मध्य प्रदेश में गड़बड़ किए गए। महाराष्ट्र का इनके सामने रिजल्ट है, हरियाणा का 3 बजे के बाद रिजल्ट आया, 3 बजे के बाद बदमाशी की गई। आपके पास नहीं होगी तो मैं बता देता हूं। अरे मैं आपको डाटा देता हूं सर। देखिए, आप सत्ता में हैं, आपको बहुत BLA1 होता है और गवर्नमेंट से BLA2 होता है। ये BLA1 बूथ लेवल पकड़ी गई बैठे हुए सर, जो आपका BLA2 ऑफिसर बात कर रहे हो, BLA1 BLA2 की महिला ये सारे लोग खुद हर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवा के ले रहे। अब उसके बाद में यदि किसी का नाम कटता है साहब, तो आपके पास यू हैव ऑल राइट्स, यू कैन चैलेंज द इलेक्शन कमीशन। नंबियार जी, ये केवल मैं और आप तय करने से किसी का नाम नहीं कटता है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऑफिस बेयर उसमें बैठी है कमेटी में, इनको तकलीफ क्यों? आप इनको फुटेज दिखाइए ना सर। इनको तकलीफ बीजेपी की जिला अध्यक्ष BLO बनकर उधर काम कर रही है, आप दिखाइए इनको। क्या गणेश खामकर, अगर हमको जानकारी नहीं है खामकर जी को, ये LS की जो बूथ के ऑफिसर्स हैं, यस, जो बूथ के नाम कटे जाएंगे, जोड़े जाएंगे, उसमें बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठी है और वो सारा वीडियो पूरे देश के सामने आया है। एजेंट होता है, समझो महाराष्ट्र में है तो बीजेपी का एक बूथ लेवल एजेंट है, वहां शिंदे का है, ठाकरे गुट का है, मनसे का है, कांग्रेस का है। वैसे ही बिहार में भी आप जाएंगे तो RJD का है, कांग्रेस का है। ये क्या बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर बीजेपी का कार्यकर्ता, क्या आप नंबियार जी इसको मान सकते हैं? क्या आप बात नहीं, आपको हम भेज देते हैं, आप देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं साहब? कुछ भी फेंकेंगे सर, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। मर्यादा असल में बीजेपी के पास कभी मर्यादा थी ही नहीं। बीजेपी का जन्म झूठ में हुआ और झूठ से ही आगे वो जिंदगी मराई है। स्वयं प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, स्वयं उनके मंत्री झूठ बोलते हैं, सारी चीजें। अभी आप परिवारवाद पे बोल रहे थे, हर बीजेपी के नेता का परिवार का सदस्य जो है सरकारों में शामिल है, हर बीजेपी का नेता। चाहे आप अरुण जेटली का परिवार देख लीजिए, राजनाथ सिंह के परिवार को देख लीजिए, मैं 1 दर्जन परिवार है, अनुराग के परिवार को देख लीजिए, सबके भाई बेटी बहन सब सरकार में है। आप कैसे बात बोल सकते हैं कि कांग्रेस के लोग परिवारवाद चलाते हैं? परिवारवाद में तो आपका जन्म हुआ है। अगर एक बाप बेटा जो है मिनिस्टर है तो उसका बाप मंत्री रहा है, उसका चीफ मिनिस्टर रहा है, सारे आपको देता हूं टाटा के साथ। आप झूठी बातें फैलाकर देश को गुमराह मत करिए। आपको सत्ता गलती से मिल गई है और बेईमानी की सत्ता बहुत दिन तक नहीं टिकती, ये याद रखिए। मैं डॉक्टर प्रजापति साहब, और अभी भी आपकी सत्ता बीजेपी के दम पे नहीं चल रही है। आपकी सत्ता आज भी जो है, आपकी सत्ता आज भी बेईमानी के दम पर टिकी है। और दूसरी चीज यह है कि अभी भी आप दूसरे की बैसाखी पर टिके हुए हैं। वो बैसाखी अगर इधर से उधर हो गई तो आप जमीन में आ जाएंगे, इसलिए इतना घमंड ठीक नहीं है। डॉक्टर प्रजापति साहब, कानकर साहब ने जो आरोप किया है भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, तुष्टीकरण का, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का,
किस प्रकार से आप देखते हो डॉक्टर प्रजापति साहब? प्रदीप जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ही बता रहे थे परिवारवाद की बड़ी एक लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को केवल दूसरी पार्टियों का परिवारवाद दिखता है, इन्हें अपने अंदर परिवारवाद नहीं दिखता। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। कल्याण सिंह के बेटे सांसद थे, नाती जो है शिक्षा मंत्री है, विधायक है। ठीक है, बहुत सारे अन्य परिवार भी ऐसे हैं, 85 परिवार ऐसे हैं जिनके बेटे विधायक हैं या प्रमुख हैं, सांसद हैं। संजय निषाद जी के बेटे जो है लगातार चुनाव लड़ते हैं। इनके साथी और भी हैं बहुत सारे जिन्हें साथी बना करके रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर वो केवल अपने बेटे की सेटिंग बिठाते रहते हैं, कैसे भी बेटा सेट हो जाए। रही बात ये जगदीप सिंह धनखड़ वाली बात चल रही थी, 70 साल के इतिहास में फिर कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, तो ये कहेंगे शर्म बुरा शब्द, इतना ही बुरा लग रहा है तो आनी चाहिए। 70 साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया। जगदीप सिंह धनखड़ का किस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है ये पूरा देश अब समझ चुका है। इस्तीफा दिया गया, बिल्कुल स्वस्थ थे, आप लोग सब जानते हैं। मानसून सदन का पहला दिन चल रहा था, पूरे दिन उन्होंने कार्रवाई में भाग लिया। लास्ट में 6:30 बजे तक वो संसद भवन में रहे और 8:30 बजे उनका इस्तीफा जबरदस्ती लिखवा दिया गया, जबरदस्ती लिखवाया गया है। मैं आरोप लगा रहा हूँ, सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ। कई चीजें निकल करके अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे। पहला तो वही निकल के आ रहा है कि आप जेपी नड्डा जी संसद भवन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि जो मैं बोलूंगा वही कार्रवाई में जाएगा, बाकी कोई बोलेगा कार्रवाई में ही नहीं जाएगा। साथ ही साथ आप सोचिए 24 घंटे भी नहीं बीते, 24 घंटे से पहले ही जितने भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखने वाले लोग थे उनको हटा दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर ही उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है, आवास खाली करवा दिया जाता है। अरे कितना अपमान करोगे किसान के बेटे का, एक कमेरा व्यक्ति का, एक पिछड़े समाज के, जाट समाज के व्यक्ति का कितना अपमान करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी हिम्मत नहीं थी, अगर कोई सामान्य वर्ग का होता ये हटा देते, इनकी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक पिछड़े समाज का व्यक्ति था और एक कमेरा वर्ग का व्यक्ति था, इसलिए उसको हटा करके इन्होंने भेज दिया। दूध में मक्खी की तरह निकाल करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाती है, जब तक सत्यपाल मलिक के साथ भी यही हुआ। सत्यपाल मलिक के साथ जब तक सत्यपाल मलिक कहने में चलते रहे तब तक सब कुछ हुआ। उसके बाद कितने भ्रष्टाचार उन्होंने खोले, दर पर परत उन्होंने खोले, ये पूरा देश देख रहा है। और आने वाले समय में जगदीप धनखड़ जी की अगर आत्माएं जाग गई तो देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के सारे राज खोलने का काम उपराष्ट्रपति भी करेंगे। ये भ्रष्टाचार की बात करें, कब तक दोष देते रहोगे आप नेहरू जी को? कब तक? हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 8 साल हो गए, 8.5 साल हो गए। 8.5 साल के अंदर 18 परीक्षाएं इन्होंने करवाई, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी परीक्षा। रोजगार की स्थिति बुरी हो चुकी है, कोई रोजगार नहीं निकल रहा है। पिछड़ों के साथ इतना अत्याचार अन्याय हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 पिछड़ों के पदों के साथ डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। 18,000। और अफसोस की बात प्रदीप जी ये है कि उन्हें 4 साल हो गए, लगातार 4 साल से आंधी आई, तूफान आया, कुछ भी आया, वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल संवेदनहीन लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं पूरी तरीके से। इन संवेदनहीन लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, बिल्कुल भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है। दूसरा, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के अंदर 1,24,000 शिक्षा मित्र हैं। बताओ, शिक्षा मित्रों ने मुंडन करने का काम किया था महिलाओं ने।
उत्तर प्रदेश के अंदर 70 साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई महिलाओं ने मुंडन किया हो आपके खिलाफ। तो मुंडन करने का काम किया। आज तक उन्हें न्याय देने का काम नहीं किया। पिछले 6 सालों से 10,000 रुपए पर ही काम कर रहे हैं वो, केवल 10,000 रुपए पर। बताइए क्या पिछले 6 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी? 6 सालों में महंगाई कुछ तो बढ़ी होगी, लेकिन 1 रुपया बढ़ाने का काम इनकी सरकार ने नहीं किया। एक रसोईया का प्रश्न मैंने कई बार प्रदीप जी आपके चैनल पर उठाया। ये मुस्कुरा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मात्र 2,000 रुपए मिलते हैं, मात्र 2,000 रुपए रसोईया को। 2,000 रुपए का मतलब हुआ 66 रुपए पर डे मिलते हैं। 66 रुपए में बताइए पूरी दिन एक महिला काम करती है, उसका परिवार कैसे चलता होगा? सोचने की बात है। ये प्रवक्ता जी बैठे, ये 66 रुपए की तो चाय भी नहीं पीते होंगे बैठ करके, 100 रुपए की चाय पीते होंगे। वो 66 रुपए उसे पूरे दिन में मानदेय मिलता है, और वो भी 6-6 महीने बाद मिलता है, 2-2, 3-3 महीने बाद। ऐसे ही ना जाने में नाम गिना दे रहा हूं, पंचायत सहायक, आशा, रसोईया और आंगनवाड़ी प्रेरक, रोजगार प्रेरक, ना जाने कितने लोग हैं जो लगातार संविदा की जॉब कर रहे हैं। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी खा जाने का काम किया है, और केवल प्राइवेट नौकरी देने का काम कर रहे हैं। सभी जगह आउटसोर्सिंग भर्ती आ गई है, आउटसोर्सिंग भर्ती के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। ये देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, पूरा देश देख रहा है। बात करने को तो बहुत सी है। उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए 27,000 विद्यालय बंद कर दिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। 27,000 विद्यालय बंद कर दिए गए, और ये लोग जो है उसका कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल। बताइए, अगर इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? 50 छात्रों से कम बच्चों वाले स्कूलों को इन्होंने बंद करने का काम किया है, मर्ज करने का काम किया है। जो बच्चा अपने गांव के स्कूल में नहीं जा सकता, वो पास पड़ोस के 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में कैसे जाएगा? ये सोचने का विषय है। फिर भी ये लोग हंसते हैं, फिर भी ये लोग जो है फिर से आने की सोच रहे हैं। लेकिन इस बार 2027 में, 2024 में इन्हें दिखा दिया था, 2024 सेमीफाइनल था, 2027 में फाइनल होगा, और इस बार इन्हें भगाने का काम उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी करेगी। यार खानकर साहब बोलिए ना, उन्होंने सुना धनखड़ साहब का फेयरवेल आप नहीं देंगे तो ऑपोजिशन दे देंगे, इस प्रकार से बोल। यू हर्ड, फार्मर्स हो, स्कूल्स बंद है। खानकर साहब, नंबियार जी, ऐसा है कि ये सारे, यानी मैं बहुत शॉर्ट में कहता हूँ, हाँ, समाजवादी पार्टी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने लोकसभा में एक नैरेटिव बनाया, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, तो साहब आपको कुछ सफलता मिल गई। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, तो जो अयोध्या के सांसद को लेकर आप ढिंगोरा पीट रहे थे साहब, वहां के उपचुनाव में क्या हुआ वो आपको भी पता है, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में आने वाले कई वर्षों तक समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप जितना चिल्लाते रहिए साहब, उत्तर प्रदेश में मुंबई से भी लोग जाते हैं और आते हैं साहब। जिस तरह से भाई स्कूल बंद पे नहीं बोलेंगे, स्कूल बंद पे नहीं बोलेंगे आप। 18,000 पिछड़ों के पदों पर डकैती वाली, उस पर नहीं बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, इस पर नहीं बोलेंगे। रसोईया को 2,000 मिल रहे हैं, इस पर नहीं बोलेंगे। स्कूल बंद हुआ मराठी के, पूरा विपक्ष टूट पड़ा है भाई मेरे, इस पर नहीं बोलेंगे। विपक्ष टूट पड़े। आप दिखाइए ना कि महाराष्ट्र में 5,700 स्कूल बंद हो गए, जी हाँ इनकी सरकार है, दिखाइए ना आप। सही है, इस पर नहीं बोलेंगे। अरे क्यों बोलेंगे? स्कूल बंद हो रहे हैं, इस पर थोड़ी बोलेंगे। लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, इस बार जमानत जब्त हो जाएगी आपकी कुछ जगह पर, चिंता ना करिए। शराब के दुकान, खानकर साहब, शराब के दुकान खुले सब जगह, यूपी में और महाराष्ट्र छोड़ दिया। आज आंकड़े अखिलेश यादव जी दे रहे, 27,000 शराब के दुकान खुले हैं और 26,000 स्कूल बंद हो गए। यहां पर भी महाराष्ट्र में निजामुद्दीन saab वही आंकड़े दे रहे हैं आपको, शराब के दुकान ज्यादा खुले हैं आजकल, स्कूल बंद हो रहे हैं। इस पर सीधा बोलिए ना, इधर उधर तो क्यों जलेबी घुमाना है? सीधा बोलिए ना, स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, शराब के ठेके क्यों खुल रहे हैं? सीधा बोलिए ना। उसमें नहीं बोलेंगे, उसमें क्या सीधा बोलने की हिम्मत नहीं है ना, शर्म आती है ना सीधा बोलेंगे तो। बीजेपी की पूरे देश में ले डूबेगी इनको। स्कूल सब बंद हो रहे हैं, इनकी स्कूल है, इनकी सरकार है।
आंकड़ा क्यों बंद हो रहा है पूछिए ना। निजामुद्दीन जी, आंकड़ा खानकर साहब के फेवर में स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? स्कूल हंस बंद रहे हैं क्यों? और शर्म नहीं आ रही है, हंस रहे हैं। स्कूल बंद नहीं, आंकड़ा उनके फेवर में ना। एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 है, इंडिया नंबर 4 बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कागज के पेपरों में है, कागज के पेपरों में है, 4 साल से यही देख रहा हूँ। और प्राइम मिनिस्टर 4,50,000 से ऊपर हर व्यक्ति के ऊपर महाराष्ट्र में कब्जा है। नंबियार जी 4,50,000 से ऊपर आपकी जानकारी के लिए कारपोरेशन लूट के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा काम यदि कहीं हो रहा है आप देश में, अरे स्कूल का बताइए, स्कूल का बताइए, स्कूल का। अरे भाई आपके स्कूल का बताइए, स्कूल होगा क्यों ना, बंद हो रहे हैं? अरे आप शराब की दुकानें क्यों खुल रही हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी कहेंगे तो क्या जवाब देते रहेंगे हम? क्या बात है, आप कुछ भी कहेंगे 20,000 बंद हो गए तो क्या जवाब देते रहेंगे हम? हमें क्या आवश्यकता है? आप चिल्लाते रहिए, आपको विपक्ष में बैठना है भाई। आवश्यकता है, आप आते ही क्यों है फिर? अगर हाँ, आप बिल्कुल जवाब हम नहीं दे चिल्लाएंगे, सकते भाई साहब, हम क्यों चिल्लाएंगे। आते उस हैं? चिल्लाने का असर 27 में देखिएगा आप, ठीक है? उस चिल्लाने का आपको असर लगता है 27 में कि जवाब देखिएगा। नहीं देना है तो आप घर बैठिए, बाबा घर बैठिए। और निजामुद्दीन जी, ये खानकर साहब रिपोर्ट कार्ड है, हर गांव बिजली आप नहीं दे पाए, मोदी जी दे पाए। हर घर शौचालय आप नहीं दे पाए, मोदी जी दे पाए। जल जीवन। अभी सुनिए 1 मिनट सर, अभी कल भुजबल साहब की मीटिंग की लाइट चली गई। हाँ कल राज्य के मंत्री की मीटिंग में लाइट चली गई। हाँ, और उसके बाद बेचारे इंजीनियर सस्पेंड हो गए। तो ये चाल चरित्र चेहरा जो इनके नेताओं ने कहा है वही है। ये जितना बढ़िया आरएसएस इनको सिखाती है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। इसके अलावा इनके पास उन्हीं के औलादा है ना, बीजेपी उन्हीं की नस्ल है। देखिए ऐसा है, खानकर की ट्रेनिंग ले तो आप वहीं से आए हैं ना। सावरकर वहीं से आए हैं। सावरकर आरएसएस, निजामुद्दीन जी हर चीज पे सावरकर आरएसएस। योगी जी ने ऑब्जेक्शन लिया कि ना डॉक्टर साहब, आज योगी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में नंबियार जी बोलिए। नंबियार जी एक बात स्पष्ट करूं। हाँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। हाँ, बट आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। ओके, मैं सावरकर जी का अनुयायी हूं। आई एम फीलिंग प्राउड। जितना बोलना है आप बोलते रहिए। आपके बोलने से, कहावत है, कौवे के चिल्लाने से गाय को फर्क नहीं पड़ता। आप चिल्लाते रहिए ना। डॉक्टर साहब, प्रजापति साहब, आज योगी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि राहुल गांधी जी के सावरकर डिफेमेशन लखनऊ के जो आए थे संबंध, उसको कैंसिल मत करो। सावरकर को लगातार राहुल गांधी जी अब्यूज कर रहे हैं। किस प्रकार से देखते हो प्रजापति साहब? डॉक्टर साहब देखिए प्रदीप जी, पूरा देश जानता है ये आरएसएस वाले वो लोग हैं, जब पूरे देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, और ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के माफीनामा दे रहे थे। सावरकर वही है जिन्होंने लिख करके लिखित दिया था कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया आज तक। ये वो लोग हैं, ये भारतीय तिरंगा को नहीं मानते। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये तो भारत के संविधान को नहीं मानते। ये वो लोग हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं। नंबियार जी, सही बात नहीं है, इस तरह की बात चैनल पर नहीं होनी। 2 मिनट आप बहुत सफाई दीजिए। डॉक्टर प्रजापति साहब ने बोला, बोलिए। कोई भी बात करेंगे ये लोग बैठकर, ये ठीक नहीं है। फिर अंग्रेजों के साथ ये किसने कहा आपसे भाई? अरे आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आप जो कहेंगे वो मानेंगे हम। वाह भाई वाह, क्या बात करते हैं? वाह भाई वाह, आप जो कहेंगे वही मानेंगे ना हम। आपको ये कहा कि मुलायम सिंह जी यादव कांग्रेस के साथ थे, मुलायम सिंह जी अंग्रेजों के साथ थे। हमने ये कभी कहा क्या भाई? हम आज भी रिस्पेक्ट करते हैं कि जब आपातकाल लगा तो मुलायम सिंह यादव भी, फिर जनता दल के लालू यादव, ये डट के लड़े। हम आज भी कहते हैं हमारे सवाल में। छोड़ दीजिए भाई, राजनीति में आपके रास्ते अलग है, हमारे अलग है, लेकिन कुछ भी कहेंगे क्या? आपके रास्ते अलग हो। मनोज लोहिया जी, जिनका नाम आप लेकर राजनीति करते हो, हम आज भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं कि जब आपातकाल देश में लगा
तब राम मनोहर लोहिया जी ने बहुत अच्छा काम किया जयप्रकाश नारायण जी के साथ में मिलकर, या राम मनोहर लोहिया जी के जो अनुयायी थे उन्होंने काम किया। भाई ठीक है, आपका नहीं जमता हमसे, लेकिन आप कुछ भी बात करेंगे क्या? लेकिन उस इमरजेंसी में आपके आरएसएस के लीडर मधोक जी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ की। वो लेटर आपके पब्लिक डोमेन में है, इनको दिखाइए आप। अरे तो भाई पब्लिक डोमेन में खामकर जी वो लेटर है, भी तारीफ की थी जिस लेटर को इंदिरा जी को बलराज मधोक आपने जब बांग्लादेश पर विजय प्राप्त की तो हमने उनकी तारीफ की। भाई उसमें गलत क्या है? बांग्लादेश में जो विजय मिली तब प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, तो हमने इंदिरा जी की तारीफ की, उसमें गलत क्या है? देखिए खामकर जी इमरजेंसी की भी तारीफ बलराज मधोक ने की है। आप इनको दिखाइए वो चिट्ठी बलराज जी वाली, आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। ऐसा है कि जनसंघ में नहीं थे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, बलराज मधोक कभी जनसंघ में नहीं थे। आपको नहीं पता होगा तो जानकारी लीजिए, बलराज मधोक जी को पार्टी से कब निकाला गया, थोड़ी जानकारी लेकर चैनल पे आया कीजिए। बलराज मधोक जी ने जब ये लिखा था, बलराज मधोक was not a part of जनसंघ। थोड़ा अभ्यास करके आइए चैनल पर साहब। But you know, डॉक्टर प्रजापति अभ्यास ही है क्योंकि आप सच सुनना नहीं चाहते और जो ट्रेनिंग आपको आरएसएस ने दी है उससे आप बाहर निकलना नहीं चाहते। डॉक्टर आप देश को तब भी गुमराह कर रहे थे जब देश के लिए लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी आप देश को गुमराह कर रहे हैं। खामकर साहब, ये सब आपके राज्य में हो रहा है, सारी घटनाएं, उसको ध्यान दो। मुख्यमंत्री महोदय को समझाओ कि भाई स्कूल चलने दो, लॉ एंड ऑर्डर शहर में मेंटेन करो। क्या हालत हो गई है शहरों की। किसने कहा साहब स्कूल बंद हो गए? अखिलेश यादव ने कहा। इस पर मैं आपको जवाब क्यों दूं भाई? ये सरकारी आंकड़ा है क्या? बंद हो गए 5,700। प्रदीप जी आप इनको क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है? ये सरकारी आंकड़ा है क्या? और क्या सरकारी शासन काम कर रहा है? महाराष्ट्र देखिए, दादा भूसे जो आपके मंत्री हैं एजुकेशन के, विधानसभा के पटल पर उन्होंने ये जवाब दिया है अभी इसी विधानसभा में, जो अभी 3 दिन पहले खत्म हुई है। आप क्या बात करते हैं? झूठ, हर वक्त झूठ बात करेंगे आप हर वक्त झूठ बात करेंगे। बताओ नंबियार जी, बोलिए नंबियार जी। हाँ, ऐसा है साहब, महाराष्ट्र के देहातों में भी अब वहां के किसान भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल में सभी को लगता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी सीखेगा तो बहुत जल्दी डेवलपमेंट करेगा, वो शायद आपके जैसा टीवी पर आकर बैठेगा और हमको भारतीय जनता पार्टी को, यानी अब इनको ये पता है स्कूल बंद हो रही है। इसकी वजह यह है कि जिला परिषद पंचायत की स्कूल में कोई जाना नहीं चाहता, सब बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जा रहे हैं। भाई बच्चे गायब तो नहीं हो गए ना? ये क्या बात कर रहे हैं? इनको कुछ समझ में आता है क्या? डॉक्टर साहब द फाइनल वर्ड, डॉक्टर प्रजापति साहब फाइनल वर्ड। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण के रास्ता छोड़ के अलग हो गए, हॉस्पिटल भी योगी साहब को खोलना पड़ा जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर? प्रजापति साहब। प्रदीप जी बड़े शर्म की बात है, ये बार बार लगातार यही कह रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में आकर के देखो, एक एक रिकॉर्ड दे दूंगा मैं, कहाँ बंद कितने हो रहे हैं, हर जिले में कितने बंद हो रहे हैं, हर ब्लॉक में कितने बंद हो रहे हैं। और कोर्ट में मुकदमा गया है, कोर्ट से पहले स्टे नहीं मिला, फिर बाद में कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। और यहाँ बैठ करके टीवी पर बैठ करके आप ये बातें कर रहे हैं। और रही बात जयप्रकाश नारायण की, समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण के पदचिन्हों पर चलती है, इसीलिए जेपी भवन जो है उस पर हमेशा माल्यार्पण करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं। लेकिन ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्ग रास्ता रोकने का काम करते हैं, आप सबको पता है। पिछली बार भी इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी थी, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको कूद करके चले गए थे। इस बार तो इतना डर गए ये उनसे कि इन्होंने 4 दिन पहले ही उसको बंद कर दिया था। और उसको जो है अब कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर से उस पर माल्यार्पण ना करते, जाकर के इन्होंने अब की बार तो उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण के हवाले कर दिया है, या ये सीधे कहिए बेचने का काम कर दिया है। ये वो लोग हैं जो भारत की संपत्ति को बेचने का
का काम करते हैं। इन्होंने क्या नहीं बेचा? इन्होंने रेलवे बेच दिया, इन्होंने प्लेटफॉर्म बेच दिए, इन्होंने BSNL, भूल गए लोग BSNL को, इन्होंने LIC बेच दी, क्या नहीं बेचा? ऐसी कोई चीज है? एयर इंडिया इन्होंने बेच दिया, क्या कोई चीज बचा हुआ है? प्लेटफॉर्म बेच दिए और एरोप्लेन बेच दिए, क्या नहीं बेच दिया? सारी चीजें बेच के रख दी और भारत के हंस रहे हैं भाई। हम तो यही आज पहली बार देख रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हंस रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर काम हो रहा है बहुत देश में। आखिर में जेल जाता है। आपने फिल्में देखी होंगी ना, सारे विलन ऐसे हंसते हैं, उसके बाद उस विलन का क्या हंस होता है, जेल जाता है। ये सारा जो हंस रहे हैं ना, ये विलन है इस राजनीति के। सुन लीजिए ना, और इसी तरह इनको जेल जाना है। हुकुमदेव नारायण यादव ये जनता दल के नेता थे और ये जनता दल में से बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए। हुकुमदेव नारायण यादव, मैं नाम लेके बता रहा हूं, बिहार से थे। इन्होंने एक बार, मैं 93 के चुनाव में, आई वॉज जस्ट 19 और मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में साहब में काम करने के लिए गया था, मैं आपको बता रहा हूं। तब मैंने उनका भाषण सुना था, वो भी भाषण लालगंज में, आजमगढ़ में, जहां इनके सुखदेव राजभर बहुजन समाज पार्टी के जो आगे चल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर बने थे, उन्होंने उस समय कविता सुनाई थी कि समाजवाद आई भैया, हाथी पर आई, घोड़े पर आई, साइकिलिया पर आई, बट समाजवाद एक दिन आई भैया। समाजवाद आया जरूर नंबियार जी, लेकिन समाजवाद भैया आजम खान के कन्या पर आई भैया। अब जान दो ना साहब, ये डिस्कशन का विषय खत्म हो रहा है। मैं हुकुमदेव नारायण यादव जी की कविता सुना रहा हूं, इनको भी पता नहीं होगी, लेकिन ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में आपको शुभकामनाएं देता हूं डॉक्टर साहब। आपको विरोधी पार्टी में कई सालों तक बैठना है, आप काम करते रहिए। नंबियार जी, मैं आपको योगी जी के शपथ विधि में आप आना चाहेंगे तो मैं लेकर जाऊंगा आपको। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। Thank you so much, Alvin. Nizamuddin Rain Sahab, thank you for being on the show. Ganesh Kankar Sahab, thank you for being on the show. Dr. Prajapati Sahab, thanks for being on the show. As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity." Justice that is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Talk about liberty, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness for all the people of India. And when you talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, the fastest growing channel of the nation. To subscribe to Nation Now, the fastest growing channel of the nation, you click on the icon subscribe. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel of the nation. As we always believe, it's a fundamental duty of all political leaders and all political parties to see that they come together to preserve and protect the foundations of our Constitution, the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives, the Republic survive, and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.